एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के इस क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं नकद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण। कैश बैलेंस इक्वेशन भी इसे बोलते हैं। दरअसल नकद शेष समीकरण का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों जैसे कि मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन आदि ने किया है। इसीलिए इसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है। वैसे इसका सही नाम नकद शेष समीकरण ही है, कैश बैलेंस इक्वेशन। नकद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति तथा मांग दोनों द्वारा निर्धारित होता है। समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों का कीमत स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग को अधिक महत्व देता है। इसलिए इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। डिमांड थ्योरी ऑफ मनी, ये इसका एक दूसरा नाम भी है। तो अभी आपने तीन नाम जाने। एक तो आपने जाना कि ये कैश बैलेंस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, नकद शेष समीकरण। दूसरा आपने जाना इसे कैम्ब्रिज समीकरण या कैम्ब्रिज इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री थे मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन, इन्होंने इस समीकरण का प्रतिपादन किया, इसीलिए इसको कैम्ब्रिज इक्वेशन भी कहा गया। लेकिन क्योंकि ये मुद्रा की पूर्ति से कहीं ज़्यादा मुद्रा की मांग पर फोकस करता है, उसको महत्व देता है, क्योंकि ये मानता है कि लॉन्ग रन में मुद्रा की जो पूर्ति है वो बदलती है, लेकिन अल्पकाल में ये जो मुद्रा की पूर्ति है वह स्थिर रहती है। और इस वजह से यानी कि समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की जो पूर्ति है वो स्थिर रहती है, लेकिन मांग मुद्रा की घटती बढ़ती रहती है, और इसी वजह से कीमत स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है और कीमत स्तर में कमी या बेसी होती है। तो जो आपने अभी तक जाना वो ये कि जहाँ फिशर का जो समीकरण है वो केवल मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान देता है और बाकी सारी चीज़ों को वो मान के चलता है कि स्थिर हैं, स्थायी हैं, अनचेंज्ड हैं, फिक्स्ड हैं। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल ध्यान में रखे जा रहे हैं, एक तो मुद्रा की पूर्ति और दूसरा मुद्रा की मांग। तो हम थोड़ा सा इसे और आगे जानते हैं। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य यहाँ क्या है? यहाँ मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य है पत्र मुद्रा, सिक्के और मांग जमाएँ। मांग जमाएँ यानी कि डिमांड डिपॉजिट, यानी कि ये वो धनराशि है जो लोगों के द्वारा बैंक में जमा की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये बैंक में जो धनराशि जमा की जाती है ये किस तरह से मुद्रा की पूर्ति हो सकती है? तो समझ लीजिए, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो आप उसे किस नाम से जानते हैं? आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में, इसे जो आपके हाथ में पैसा होता है ये दो चीज़ें, पत्र मुद्रा और सिक्के, इसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। और जो पैसा आपका बैंक में जमा है आपके करंट अकाउंट में या आपके सेविंग्स अकाउंट में, दरअसल उन्हें ही डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये क्या है? कैश एट बैंक। तो जो पैसा आपके पास है और जो पैसा बैंक में आपका जमा है, जिसे आप मांग पर कभी भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल नहीं है। केवल वो डिपॉजिट शामिल हैं जिन्हें आप कभी भी मांगें और बैंक आपको देने के लिए बाध्य हो। ठीक, तो मुद्रा की आपूर्ति में पत्र मुद्रा, सिक्के और मांग जमाएं। साथ साथ मुद्रा की मांग की बात करते हैं तो नकद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग मुद्रा को नकद शेष के रूप में रखने के लिए की जाती है। इसको समझना ज़रा। मुद्रा की मांग मुद्रा को नकद शेष यानी कैश बैलेंस के रूप में रखने के लिए की जाती है। तो पहले जाने नकद शेष क्या है। दरअसल नकद शेष वास्तविक राष्ट्रीय आय का वह भाग है जिसे लोग मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि लोग नकदी रखना क्यों चाहते हैं? तो नकद शेष की मांग लोग प्रमुख रूप से दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए तथा भविष्य की कुछ अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए भी करते हैं। अब समझना ज़रा कि दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं क्या हैं। जैसे दूध है, जैसे कि ब्रेड है, बटर है, ये सब आपकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं।
लेकिन भविष्य की अनिश्चितता है कि आपके पास रात में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो तबीयत ख़राब होने की स्थिति में आपके पास अगर पैसा नहीं है तो इलाज कैसे होगा। तो भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए भी इसकी मांग करते हैं। अब पैसा का मतलब ध्यान रखना, पैसा का मतलब पत्र मुद्रा या सिक्के ही नहीं है। बैंक में भी अगर आपका ऐसा पैसा नहीं जमा है जो मांग करने पर प्राप्त हो जाए तो आप संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए लोग अपने कुल आय का एक बड़ा हिस्सा डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास नकदी के रूप में भी रखते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि मुद्रा की जो मांग होती है नकदी की, वो क्यों होती है, क्योंकि उन्हें दिन पर दिन के लेन देन करने हैं और उसमें ये मुद्रा विनिमय का माध्यम बनती है। विनिमय यानी कि लेन देन का माध्यम बनती है। और भविष्य की अनिश्चितताएं यानी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, बीमारी हो जाना, मुकदमेबाजी हो जाना, कुछ भी हो सकता है ऐसा, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब एक बात और कि नकद शेष समीकरण जो है, यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो मुद्रा की मांग या नकद कोशों में वृद्धि होने से कीमतें कम होंगी, क्योंकि लोग अपनी आय के अधिक भाग को मुद्रा के रूप में रखना चाहेंगे तथा वस्तुओं और सेवाओं को कम खरीदेंगे। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मांग में कमी हो जाए तो वस्तुओं व सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी तथा कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। अतः मुद्रा की मांग तथा कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। अब ये बात आपने इससे पहले नहीं सुनी थी, क्योंकि आपने मुद्रा की पूर्ति की तो बात आपने पिछले फिशर के समीकरण में सुन ली, लेकिन मुद्रा की जो मांग है वो आपको समझने के लिए थोड़ा सा लगना पड़ेगा। समझ जाएंगे निश्चित रूप से। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि आपको मैं समझा दूँ। जो लोग समझ चुके हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब कि वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे और इसीलिए समझ गए। लेकिन जो नहीं सुन पाए वो एक बार फिर से कोशिश करें और ये आप तय करें कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक एक बार में नहीं समझ पाए तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और अपने तरीक़े में सुधार करने की भी ज़रूरत है। नकद शेष समीकरण कहता है कि यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है यानी कि अनचेंज्ड है तो मुद्रा की मांग या नकद कोशों में वृद्धि होने से कीमतें कम हो जाएंगी। यहाँ पर पूर्ति को स्थायी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? पूर्ति को स्थायी मान लिया गया। तो मुद्रा की मांग या नकद कोशों में वृद्धि होने से कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग अपनी आय के अधिक भाग को मुद्रा के रूप में रखना चाहेंगे। देखिए, मुद्रा की मांग क्यों होती है? मुद्रा की मांग होती है नकद कोष के रूप में रखना। नकद कोष के रूप में लोग रखते क्यों हैं? क्योंकि वो दिन पर दिन के लेन देन या भविष्य की अनिश्चितता को निपटने के लिए, अनिश्चितता से निपटने के लिए लोग नकद कोषों की मांग करते हैं। इसी को मुद्रा की मांग कहा जाता है। तो लोग अपनी आय के अधिक भाग को मुद्रा के रूप में जब रखना चाहेंगे तो वस्तुओं व सेवाओं को कम खरीदेंगे। ठीक, यही मुद्रा की मांग में कमी हो जाती है। यदि अगर मुद्रा की मांग में कमी हो जाए तो वस्तुओं व सेवाओं की मांग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो है उस वस्तु और सेवा पे या उन वस्तुओं और सेवाओं पे मुद्रा का एक बड़ा अमाउंट खर्च करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी तो उनका कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। और जहाँ मुद्रा की मांग है, जब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो वस्तुओं को कम खरीदने के कारण उनकी मांग घटने से भी होता यह है कि वस्तुओं का जो कीमत स्तर है वह भी घट जाता है। तो कुल मिलाकर के मुद्रा की मांग तथा कीमत स्तर में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? वह विपरीत संबंध होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिशर क्या कहते हैं कि मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है, जबकि नकद शेष समीकरण जो है वो एकदम इससे उलट जाता है और ये कहता है कि विनिमय के माध्यम के साथ साथ मूल्य का संचय जो है वह भी कार्य मुद्रा करती है। अर्थात लोग नकद कोशों को एक तो प्रतिदिन के लेन देन के लिए करते हैं खर्च, और दूसरा वह भविष्य की अनिश्चितता के लिए उसे संचित करके रखने में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों भी इसमें उपयोग आ रहे हैं। एक तो मुद्रा जो विनिमय का माध्यम है ये इसका एक प्रमुख कार्य है, और दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू।